नसीरुद्दीन शाह की जो स्टडी है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल थे भारत की आर्मी के अंदर, और उसकी जो है आर्मी चीफ बनने की रेस में थे। उनको अपने भाई से सीख लेनी चाहिए जो आर्मी के अंदर काम कर चुके हैं। और नसीरुद्दीन शाह जैसा आदमी जो थिएटर में काम कर चुका है, जो इंग्लिश फिल्म बना चुका है, जो सीरियल्स बना चुका है, जो इतने जिसको तीन नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसको तीन फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, जो पद्म विभूषण पा चुका है, जो पद्म श्री पा चुका है, वो आदमी ये कहता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। वो उस दौर में आए थे, उन्हें देखा नेपोटिज्म। वो जब मेरठ से गए तो उन्हें कितने धक्के खाने पड़े। वो लीड हीरो थे किसी फिल्म के अंदर, उन्हें तो वो खुद सिखा रहे नेपोटिज्म का, कह नहीं रहे वो खुल करके। मूवी हम जो बता रहे हैं वो तो एज नसीरुद्दीन शाह की आप बात कर रहे हैं। पता वो ऐसे बयान क्यों देते हैं? वो ऐसे पदार्थ लेते हैं, मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता, ऐसे दवाएँ लेते हैं वो जिनते हैं। और ये बात अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में कही थी, मैंने नहीं कही है। जा करके उनका इंटरव्यू देख लीजिए, 6 महीने पहले अनुपम खेर ने उनको जवाब दिया था। किस किस का क्रिटिसिज्म कर चुके हैं नसीरुद्दीन शाह? राजेश खन्ना का क्रिटिसिज्म उन्होंने किया, विराट कोहली का क्रिटिसिज्म कर दिया, दिलीप कुमार का कर दिया और अमिताभ का कर दिया। यहाँ तक भी बोल चुके हैं वो, अगर जो लोग शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में देखते हैं ना, वो प्लीज़ मेरी फिल्में ना देखा करें। नसीरुद्दीन शाह बोल चुके हैं। अरे कैसे यार, क्या बात है? मतलब आप सही हो सब जगह और सारे लोग गलत है सारी दुनिया के अंदर। आपको नेपोटिज्म नहीं दिख रहा, आपने आँखों पे अंधा चश्मा लगा रखा है। एक उदाहरण है जो है भारत के देहातों में बताया जाता है, कोई गधा था और वो घास नहीं खाता था, हरी घास। तो हरी घास नहीं खाता था तो जो है अकाल पड़ने पर जो क्या होता है कि हरी घास नहीं मिलती थी। तो जो उसका मालिक था गधे का, उसने देखा भाई सूखी घास से खाता नहीं है, तो उसके ऊपर हरा चश्मा लगा दिया उसके, और वो सारी घास खा गया। तो एक ऐसा चश्मा उनके जो है ऊपर लगा हुआ है कि वो उनको दिख नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अरे भैया वो लेना छोड़ दो आप, जो आप लेते हो, और जब आप होश में आ जाओ तब बयान दे दिया करना। क्योंकि ये जो ये पदार्थ लेते हैं ना, आपको बता दो की पार्टियाँ बहुत होती है बॉम्बे के अंदर। ये जो अंडरवर्ल्ड चलाने वाले लोग थे ना बॉम्बे के अंदर, दाऊद इब्राहिम हो चाहे कोई भी, इनका ड्रग्स का व्यापार है। पिछले साल करण जौहर की पार्टी हो रही थी, उस पर FIR भी दर्ज हुई थी। उसको नसीरुद्दीन शाह तो इनके खिलाफ बोलना चाहिए उनको। आपको पता संजय दत्त ने तो बाकायदा ये बोला है कि मैं ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाऊंगा, क्योंकि वो ड्रग्स में खुद रहे थे। अरे भाई छोड़ दो अब तो ये जो है इसमें नशे में मत पड़ो, और ये ऐसे बयान दे रहे हो। बहुत अच्छी बात कही आपने नसीरुद्दीन शाह को लेकर। आपने कहा कि वो खुद ही नेपोटिज्म का शिकार हुए थे और जब धक्के खाए हैं उन्होंने। इसके बावजूद भी नसीरुद्दीन शाह ये बोलते हैं कि जो नेपोटिज्म की बात करते हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो इस तरीके की बातें इसीलिए कर रहे हैं, कंगना को टारगेट कर रहे हैं इस बात को लेकर। अरे कंगना कोई तेरे संगना, देखिए कंगना रनौत जो है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। कंगना को लॉन्च किया गैंगस्टर से महेश भट्ट ने। पता कंगना कैसे दौर से निकल के आई हैं? आदित्य पंचोली के साथ लिव इन में रह रही थी, अपने कॉन्टैक्ट बना करके ना ऐसे मूवी माफियाओं से, तब वो निकल करके आई। वो तो इतनी साहसी, जो एक इतनी जो ब्रेव एक्ट्रेस मैं उसे कहूँगा, वो तो खुद बोलती है। उसका अपना एक इंटरव्यू है, वो एक वीडियो उसने रिलीज़ किया हुआ, उसमें खुद कहती है कि मैं ऐसी दुनिया से निकल आई, योग का कोई टीचर मिल गया उसको, इतनी सारी बुक्स पढ़ी उसने, उससे निकल के आ गई। महेश भट्ट, आदित्य पंचोली जैसे लोगों के चुंगल से ये तो खुद लेता, आदित्य पंचोली भी, उसका बेटा सूरज पंचोली भी, और सबको पता है क्या खेल करते हैं। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि ये जो सारा का सारा जो वहाँ नेपोटिज्म का खेल है, सुशांत सिंह राजपूत भी 2015 में नेपोटिज्म को लेकर के ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने हैशटैग नेपोटिज्म के नाम से उसने ट्वीट किया था, 2015 का वो ट्वीट है। ये सारा जो गेम वहाँ बिछा रखा है, पश्तूनों की लॉबी है, पंजाबियों की लॉबी है, और ये लोग, मैं तो लास्ट बात और आपसे कहता हूँ, ये करण जौहर जो है तो पंजाबी, लेकिन इसके पिता आर्य समाजी थे, और उसका जो है आर्य समाजी रीति से उसका अंतिम संस्कार हुआ। ये कैसे लोग हैं बताइए, ऐसे आर्य समाजी व्यक्ति के पुत्र होकर के भी, और आप जो है आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है, आप ये चीज़ों को नहीं समझते आप। तो अब मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो सारी की सारी लॉबी। क्वेश्चन मेरा कि जिस तरीके से अब नसीरुद्दीन शाह ये कहते हैं बॉलीवुड को लेकर नेपोटिज्म को और मूवी माफियाओं को बचाने की कोशिश यहाँ पर ये साफ तरीके से कर रहे हैं, वो इनके बयानों से नजर आ रहा है। आपने देखा होगा जब CA आया था उस टाइम पे भी इन्होंने इस तरीके की बातें कही थी कि मैं भारत में अपने आप को फील सेफ नहीं करता। तो इसी तरीके की बातें, जिस तरीके से आमिर खान अभी टर्की में चले जाते हैं और टर्की में प्रथम महिला से मिल रहे हैं वहाँ पे, जो टर्की कभी भारत के सपोर्ट में नहीं बोलता, धारा 370 को लेकर कभी भी वो सपोर्ट में नहीं रहा, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। तो क्या जी इतने बड़े कलाकार हैं, क्या ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी चाहिए इन लोगों को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने शरण जी। मैं आपको बता दूं, जिस दिन भारत से धारा 370 हटी थी, उससे 2 दिन बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति ने उसमें पाकिस्तान का स्टैंड जाहिर कर दिया। और मैं आपको बता 2 दिन के अंदर ही, विद इन 2 डेज, और उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया। एर्डोगन उनका नाम है, उनकी वाइफ है वो भी जो है एर्डोगन है, उनसे जा कर के मिले।
आप मुझे बता दीजिए कि CAA के मामले में तुर्की ने उनका पाकिस्तान का सपोर्ट किया, खुलेआम उनके साथ है वो टर्की, उनसे जा कर के आप मिल रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए है कौन, बताइए आप। इससे पहले हम सारे जो शाहरुख खान के जो ISI के एजेंटों से लिंक और सलमान खान के हम बता चुके हैं, लेकिन वो जा कर के उनके कॉन्सर्ट करवाते थे। अब चल क्या रहा वहाँ पे, ISI का जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग काम करने में लगे हुए आप। और ये तो तबलीगी जमात ज्वाइन की हुई थी इसने आमिर खान साहब ने। अच्छा ठीक है, आप वहाँ जमात में क्या सीख रहे हैं, मतलब ये सीख रहे हैं आपके, मतलब जो आपको जो भारत के खिलाफ बयान दें आप उनके साथ जाकर के खड़े होंगे, ये क्या तरीका है। आमिर खान साहब के तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ना, उनका उनसे दूर का एक रिलेशन भी है, उनको सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे तो जो जिनसे आपका दूर का रिलेशन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपके रिलेशन में थे, वो तो जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आप क्या सीख ले रहे हो आमिर खान साहब, इतना कुछ आपको भारत में मिला है, बताइए, सब कुछ तो दे दिया आपको, आपको क्या चाहिए। बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना नाम है, वहाँ पे आपको इतना सम्मान, इतनी इज्जत मिली है। मैं क्या कह सकता हूँ, आपको भारत में डर लगता है। अरे आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू जाके देखिए। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि आप सीरिया में रहना चाहते हैं जहाँ बम विस्फोट होते हैं, भारत जैसा मुल्क कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। मैं तो ये कहूँगा वो कहते हैं ना कि यूँ तो है हर जगह हंसी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी मेरी सरजमी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं मंजीत सिंह डागर। तो सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में। हमारे चैनल के साथ तमाम और भी लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसमें अगर सबसे पहले नाम लिया जाए तो वो कंगना रनावत का है। जिस तरीके से कंगना रनावत ने अपनी आवाज़ उठाई थी पहले दिन से ही, तो उसी को लेकर आज नसरुद्दीन शाह ये बोलते हैं कि बॉलीवुड में मूवी माफिया नहीं है और ना ही तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी चीज़ें चलती हैं। और इनके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और मूवी माफिया है, वो लोग एजुकेटेड ही नहीं है, तो ये उनकी मन की कहानी बना के बोल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे मंजीत सर से। तो सर, जिस तरीके से आज नसरुद्दीन शाह ये कहते हैं कि बॉलीवुड में मूवी माफिया नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है। देखिए, नेपोटिज्म के बारे में नसरुद्दीन शाह जो कह रहे हैं, पहली बात तो उन्हें मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जितने भी पिछले 20 साल में स्टार लॉन्च हुए हैं, आप देखिए कि कितने स्टारों के बच्चे वहाँ लॉन्च हुए हैं और उनको लीड रोल मिले हैं और दूसरों को क्या मिले हैं, साइड रोल मिले हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 के लिए प्रियांक शर्मा को फाइनल कर दिया था करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने, लेकिन 23 नवंबर 2017 को करण जौहर ने ट्वीट लिख करके कंफर्म किया है कि वो प्रियांक शर्मा को नहीं ले रहे हैं। क्या वो हैंडसम नहीं थे, गुड लुकिंग नहीं थे, या फिर अच्छे एक्टर नहीं थे, क्योंकि वो रियलिटी शो से आए थे, क्योंकि वो स्प्लिट्सविला में काम कर चुके थे, क्योंकि वो बिग बॉस के अंदर रह चुके थे और वहाँ सुपर पॉपुलर हुए थे, जिनके नाम से इतनी ट्रेंडिंग ट्विटर पे चली थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 के लिए। आपको पता है, करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बोला था 6 मार्च 2017 को कि भाई हमने तो जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वो हमें बताएं कि हमने वरुण धवन, आलिया भट्ट के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी तो लॉन्च किया है, वो नेपोटिज्म से नहीं आए। तरुण मनसुखानी हमारे धर्मा प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टर हैं। तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को आपने लॉन्च किया, लेकिन सबको पता सिद्धार्थ मल्होत्रा को आपने क्यों लॉन्च किया है, क्या है आपकी सोच, क्या है। तो करण जौहर साहब ये बातें करते हैं। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आपकी बॉलीवुड में जो लॉबी चलती है उनके अगर बताएँ हम उनके पिछले बैकग्राउंड, पिछले 70 साल से जो बॉलीवुड का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं आज़ाद होने के बाद में, वहाँ पे जो है एक तो पंजाबियों की बहुत बड़ी लॉबी है, एक पश्तूनों की लॉबी है। जितने भी सारे कपूर है ये सारे के सारे पंजाबी हैं। करण जौहर पंजाबी है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, ये सारे पंजाबी है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर के ये पूरा इनका पूरा नेक्सस है। ये जो सारे कपूर खानदान है, ये सब के सब लॉन्च हुए, इनके सबके बच्चे लॉन्च हुए हैं। पृथ्वीराज कपूर की 4 पीढ़ियाँ लॉन्च हुई हैं। वे जवाब दे सकते हैं क्या इस बात का। और पहले जो लॉबी चलती, क्योंकि आधे से भी ज़्यादा जो बॉलीवुड था वो पंजाबियों का था, क्योंकि पहले शेरन जी जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो लाहौर के अंदर थी, और ऐसे मुंबई में फिल्में बनती थी, लेकिन जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी लाहौर के अंदर थी। 47 के बाद में जो है मुंबई के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई, और ये सारे के सारे लाहौर से शिफ्ट कर गए बॉम्बे के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1947 से पहले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो लाहौर के आसपास के गाँवों में, अखाड़ों में जा कर के अच्छे तगड़े वाले पहलवान हीरोज़ के पास जाते थे कि भाई ये हीरो, लेकिन ज़्यादातर जो पहलवान थे पंजाब के अंदर वो जाट थे। उनकी सोच ये थी भाई फिल्में हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उनमें नहीं आते थे। दारा सिंह जरूर आए 1952 के अंदर, संगदिल फिल्म से वो लॉन्च हुए। लेकिन ये सारी लॉबी 80s और 90s की अगर मैं बात करूँ, 80s और 90s के अंदर तो वहाँ पर धर्मेंद्र का जो प्रोडक्शन हाउस था, एक छोटी सी जाट लॉबी भी बन गई थी। आपको पता है सारा अली खान की जो मदर हैं अमृता सिंह, इनको लॉन्च किया धर्मेंद्र ने, क्योंकि वो जाट है अमृता सिंह।
वो एक आर्मी मैन की बेटी हैं। तो ये एक छोटी सी लॉबी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने फिर भी किसी के साथ में गलत नहीं किया है। भाई वो तो देना चाहिए, किसानों के बच्चे आ गए वहाँ पे। धर्मेंद्र ने फुटपाथ पे रातें बिताई। सुनील दत्त ने किस किस तरीके से किराए पर रह करके अपनी ज़िंदगी बिताई है, उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। पश्तूनों की लॉबी, अब देखिए, आ जाइए पश्तूनों की लॉबी बात करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान, ये चारों के चारों पश्तून हैं। पश्तून कौन होते हैं? ये एक कास्ट होती है मुसलमानों के अंदर, एक कम्युनिटी है जो अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आकर के हिंदुस्तान में बसी है। शाहरुख खान के जो पूर्वज थे पेशावर से आकर के यहाँ दिल्ली के अंदर बसे थे, और सलमान खान के जो पूर्वज हैं वो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट होकर के इंदौर में बसे थे। वहाँ खेती की ज़मीन भी है इंदौर के अंदर उनकी, और वो बचपन में खेती करने के लिए जाते थे। आजकल ट्रैक्टर वैक्टर चला करके दिखा रहे थे, वो उन्होंने बचपन में चलाया हुआ था। इसके अलावा जो है आमिर खान, उनके पूर्वज अफ़गानिस्तान से आकर के बसे थे। सैफ अली खान के उनके पूर्वज जो है वहाँ अफ़गानिस्तान से आकर के यहाँ पटौदी के अंदर बसे थे, जो गुड़गांव के पास हरियाणा में पड़ता है। और पटौदी के नवाब उनके बाप थे मंसूर अली खान पटौदी साहब। तो ये जो सारा का सारा लॉबी पश्तूनों का, पश्तून एक ऐसी कम्युनिटी है, इन्होंने मुंबई में अंडरवर्ल्ड जो चलाया था, सबसे पहला अंडरवर्ल्ड का जो डॉन था वो पश्तून था, करीम लाला। उसके बाद में उनकी इतनी चलती थी वहाँ पर, उनसे बाला साहब ठाकरे भी मिलते थे, उनसे इंदिरा गांधी भी मिलती थी, सब लोग मिलते थे उनसे। उसके बाद में फिर वहाँ मराठों की लॉबी भी खड़ी हुई। मैं आपको बता दूँ, जो इन लॉबीज़ का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, आप कहेंगे मराठा लॉबी, मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूँ कि जो 1995 के अंदर माइकल जैक्सन जब मुंबई के अंदर आया था कॉन्सर्ट करने के लिए, पता उसके स्वागत के लिए कौन गया था? सोनाली बेंद्रे, क्योंकि मराठा थी। मुंबई का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहाँ का जो सारा प्रशासन है, वहाँ के चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी सारे मराठा हैं, और उन्होंने उसको भेजा। जस्टिन बीबर जब आया, जस्टिन बीबर आया कब? 2017 के अंदर। पता है एस्कॉर्ट करने के लिए कौन गया था? शेरा गया था, सलमान खान का। और इन्होंने तो मैं बता दूं, सलमान खान ने कैसा नेक्सस बना रखा है। सलमान खान खुद तो मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे थे। सलमान खान के जो खुद हैं, वो जो वोट करते हैं, बांद्रा का एमएलए कांग्रेस का बाबा सिद्दीकी, वोट उसको करते हैं, खुलेआम कह रहे थे। और जो उनका शेरा है बॉडीगार्ड, वो शिवसेना में शामिल हो गया पिछले साल। ये क्या खेल है? बीजेपी में तुम, कांग्रेस में भी तुम, और बीजेपी इसमें इसके अंदर भी आप, शिवसेना के अंदर भी आप। और इसके जो पिताजी हैं सलमान खान का साहब के, कौन? सलीम खान साहब, वो एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने जो शुरुआत की थी वो एक्टिंग करियर से की थी, वो तो बाद में राइटर बने थे। वो सलीम खान साहब तो जो है, आप देखिए शेरन जी, उसने बीजेपी के लिए उर्दू में उनका वेबसाइट लॉन्च किया था। बताइए आप, ये जो सारा खेल बना रखा, यूएई की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, और यूएई की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो मैं आपको सबूत के साथ बता देता हूँ। पिछले साल जो सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जितनी भी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, इन ज़्यादातर स्टार्स के बच्चे आज बॉलीवुड में ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेपोटिज्म के चलते ही आज उनके बच्चे स्टार बने हैं। और आप मूवी माफिया की बात करिए, उसका भी खुलासा आप कर चुके हैं। तो